वेलकम स्टूडेंट्स, मैं प्राध्यापक पुरुषोत्तम सुर्वे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सुर्वेसर सिद्धांत क्लासेस अकोला। देखिए, हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन दोनों के इंटीग्रेटेड रेट लॉज देखे हैं। हाफ लाइफ पीरियड के लिए डेरिवेशन भी देखा है और हाफ लाइफ से हमने अलग अलग परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन के लिए इक्वेशन भी डिराइव किए हैं। उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स देखे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब हम आज इस लेक्चर में देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जाम्पल बताया था और जनरल एग्जाम्पल भी बताया था। जैसे कि ये H2 गैस प्लस Cl2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट गिव्स HCl। तो एक रिएक्शन जो है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन किया है और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है किस पर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर, और ना कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 पर। इसलिए ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसके साथ मैंने आपको एक जनरलाइज एग्जांपल बताया था। कोई भी गैसियस रिएक्शन अगर सॉलिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है तो अंडर हाई प्रेशर वो मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सा बिहेवियर दिखाती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बिहेवियर दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल ये भी एक लिया था हमने, N2 गैस plus thrice H2 gas in presence of platinum as a catalyst gives a twice NH3 gas। तो अंडर हाई प्रेशर ये रिएक्शन कैसे बर्ताव करती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अंडर हाई प्रेशर रिएक्शन, अंडर हाई प्रेशर गैसियस रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट बिहेव्स मोस्टली एज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक और एग्जांपल दे सकते हैं, ये फॉस्फिन का एग्जांपल है। फॉस्फिन को अगर हम डिकम्पोज करते हैं, बराबर है, तो ये किस में डिकम्पोज होगा, P4 में और फिर 6H2 गैस में। तो ये भी कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल हम जनरली कैसे याद रखते हैं, एनी गैसियस रिएक्शन अंडर हाई प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट इज द एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जब हम फॉस्फिन का डिकम्पोजिशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ टंगस्टन, बराबर है, इन प्रेजेंस ऑफ टंगस्टन एज अ कैटलिस्ट P4NH2 मिलेगा। तो ये भी क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस तरह से हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के दो तीन एग्जांपल देते आएंगे। तो पहला है H2 प्लस Cl2 गिव्स twice HCl इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। दूसरा है N2 प्लस thrice H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम गिव्स twice NH3। तीसरा है डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फिन इन प्रेजेंस ऑफ टंगस्टन P4 एंड 6H2 देता है। तो ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। उसके बाद एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम टू 2N2 and O2। तो ये जो एग्जांपल है जीरो ऑर्डर का है, twice N2O in presence of platinum gives a twice N2 प्लस क्या है O2। तो ये भी किसका एग्जांपल है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। तो जितना जीरो ऑर्डर रिएक्शन वैसे भी बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये गिने चुने एग्जांपल्स है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो ये चार एग्जांपल देखिए एक बार, twice N2 in presence of platinum gives twice N2 plus O2। सारे गैसियस रिएक्शन सही है, सॉलिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहे या फिर लाइट के प्रेजेंस में फोटो केमिकल रिएक्शन है। ऐसे रिएक्शन जो है वो क्या है, फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बाद हमें सूडो ऑर्डर रिएक्शन देखनी है। सूडो ऑर्डर रिएक्शन किसे बोला जाता है, तो देखिए कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो ओरिजिनली हायर ऑर्डर की होती है, लेकिन अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस दे बिहेव्स एज अ लोअर ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं अब सूडो ऑर्डर रिएक्शन। अब सूडो का मतलब आपको भली भांति मालूम है, सूडो यानी फॉल्स। अब सूडो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहेंगे, तो कुछ रिएक्शन हायर ऑर्डर की होती है लेकिन अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस वो कैसे बिहेव करती है, लोअर ऑर्डर रिएक्शन जैसे बर्ताव करती है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, सूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। द रिएक्शंस which are of originally higher order, the reactions which are of originally higher orders but under certain circumstances behaves as a lower order reaction are called as pseudo order reaction। pseudo order reaction में हमें सिर्फ एक ही एग्जांपल है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये एकमात्र एग्जांपल है हमें सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का।
तो आपको सुडो ऑर्डर रिएक्शन समझ में आई होगी। द रिएक्शंस which possess originally higher order but under circumstances behaves as a lower order reaction are called as pseudo order reaction। ठीक उसी तरह से हम pseudo first order reaction को डिफाइन कर सकते हैं। The reaction which is of originally higher order but under certain circumstances behaves as a first order reaction are called as pseudo first order reaction। अब देखिए भाई, ये जो pseudo first order reaction है, ओरिजिनली इसकी ऑर्डर 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, ज्यादा होगी उसकी ऑर्डर, लेकिन कुछ कंडीशन पर ये फर्स्ट ऑर्डर जैसा बिहेव करेगी। मतलब उसका काइनेटिक्स एग्जैक्टली किसे फॉलो करेगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। मतलब वो रिएक्शन बिहेव भी फर्स्ट ऑर्डर जैसा करेगी। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास शुगर है C12H22O11, इसे हम केन शुगर बोलते हैं। इस केन शुगर का मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है एंड फ्रुक्टोज मिलता है, सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलता है। अगर मैंने इस रिएक्शन में 1 मोल केन शुगर के लिए 1 मोल ही वाटर यूज किया होता और ऐसे केस में मैं रेट लॉ ढूंढ निकालता तो मुझे क्या मिलता? जब मैं इन दोनों की क्वांटिटी बराबर लेता, 1 मोल 1 मोल 2 मोल 2 मोल, तो ऐसे वक्त मैंने ऑब्जर्व किया कि रेट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केन शुगर एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर बोथ, एंड वो दोनों की पावर कितनी है? 1 1। तो जब हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर रिएक्शन को स्टडी किया बाय टेकिंग बोथ द रिएक्टेंट्स इन इक्वल अमाउंट, 1 मोल 1 मोल 2 मोल 2 मोल 3 मोल 3 मोल, तब हमने देखा कि रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर पर भी डिपेंडेंट है। जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर दुगना किया तो रेट भी दुगना हुआ, आधा किया तो रेट भी आधा हुआ। इस पर से मुझे पता चला कि रेट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर टू द पावर 1। सेम थिंग हैपन्स विथ वाटर। जब हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर दुगना किया तो रेट भी दुगना हुआ, 4 गुना किया वाटर तो रेट भी 4 गुना हो गया। मतलब वाटर की भी पावर कितनी पाई गई? 1 पाई गई। तो ओरिजिनली इसकी ऑर्डर कितनी पाई गई? इस रिएक्शन की ऑर्डर पाई गई 2। लेकिन जब मैं हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर परफॉर्म करता हूं तो प्रैक्टिकली हम वाटर को लार्ज एक्सेस में लेते हैं, और जब मैं वाटर को लार्ज एक्सेस में लेता हूं तो क्या होगा बच्चों? देखो, तो ओरिजिनली रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है बच्चों? सेकंड ऑर्डर की है, C12H22O11, दोनों की पावर 1 1 है। तो जब हम एक्सपेरिमेंटली रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम वाटर को हमेशा लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं। अगर इमेजिन करो 0.1 मोल वाटर की जरूरत थी या 1 मोल वाटर की जरूरत थी और हमने लाखों मोल ऑफ वाटर लिए हैं, 1 मोल वाटर की जरूरत थी और हमने लाखों मोल ऑफ वाटर लिए हैं, तो लाख मोल वाटर में से 1 आधा मोल कम ज्यादा हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर क्या रहेगा? प्रैक्टिकली कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर प्रैक्टिकली क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट का प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? कुछ तो भी अलग नया प्रोडक्ट मिलेगा, K डैश इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C12H22O11 टू द पावर 1। अब रेट लॉ चेंज हो चुका है। अब रेट लॉ में वाटर अपीयर नहीं हो रहा है क्योंकि वाटर के कॉन्सेंट्रेशन पर अब रेट लगभग क्या है? इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिकली क्या रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है। इसलिए रेट लॉ ही बदल गया। अब रेट लॉ में सिर्फ कौन आया है? शुगर केन शुगर आया है, जिसकी पावर कितनी है? 1। और इसलिए ऐसे रिएक्शन को जो अंडर एक्सेस ऑफ वाटर के कंडीशन पर फर्स्ट ऑर्डर जैसा बर्ताव करती है। तो ओरिजिनली ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की थी, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर ये कैसा बर्ताव कर रही है? फर्स्ट ऑर्डर जैसा। इसलिए इसे हम कहेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शन। द रिएक्शन विच इज ऑफ ओरिजिनली हायर ऑर्डर बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस बिहेव्स एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कॉल्ड एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल है इसका, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। अब समझो मैंने ईस्टर का हाइड्रोलिसिस किया तो RCOO R डैश ये ईस्टर है। इसका जब मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? करस्पॉन्डिंग एसिड मिलेगा एंड करस्पॉन्डिंग अल्कोहल वापस मिलेगा। तो जब मैं ईस्टर और वाटर के नंबर ऑफ मोल्स सेम लेता हूं, बराबर लेता हूं, तब हमने देखा है कि रेट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्टर एज वेल एज रेट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। दोनों की भी पावर क्या है? 1 1 पाई गई एक्सपेरिमेंटली।
तो जब हमने दोनों की क्वांटिटी इक्वल अमाउंट में ली थी, 1 मोल के साथ 1 मोल, 2 मोल के साथ 2 मोल, प्रोपोर्शन में प्रॉपर लिया था, तब हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टर टू द पावर 1 एज वेल एज डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू द पावर 1। मतलब इसका रेट लॉ हमें कैसे देखने को मिलेगा, R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टर टू द पावर 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू द पावर 1। लेकिन जब भी हमें प्रोसेस कैरी आउट करते हैं तो हम हमेशा वाटर को लार्ज एक्सेस में लेते हैं, और वाटर अगर लार्ज एक्सेस में लेंगे तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहेगा। तो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट क्या आएगा, न्यू कांस्टेंट आएगा, और फिर रेट लॉ ही चेंज हो जाएगा, और रेट लॉ चेंज होकर रेट लॉ में सिर्फ कौन रहेगा, स्टर। अब जब हम लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर लेंगे तो ऐसा दिखाई देता है कि रेट सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंडेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टर टू द पावर 1 पे। तो ऐसे केस में ये रिएक्शन ओरिजिनली सेकंड ऑर्डर की थी, लेकिन अब बर्ताव कर रही है फर्स्ट ऑर्डर जैसा, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। बराबर है। तो इस तरह से हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो आपके लिए मैं वापस एक बार डेफिनेशन बोल देता हूं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। द रिएक्शन विच इज ऑफ ओरिजिनली हायर ऑर्डर बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस बिहेव्स एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कॉल्ड एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका एग्जांपल हमने लिया हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। बराबर है। हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर में क्या मिलता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलता है। शुगर इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, बराबर है, शुगर इज अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और उसका जब मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं तो ग्लूकोज मिलता है, फ्रुक्टोज मिलता है। ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और उसका जो रोटेशन है वो 52 डिग्री सेल्सियस 52 डिग्री के आसपास है। एंड जो फ्रुक्टोज तैयार होता है उसका जो लियो रोटेटरी है वो, और उसका जो रोटेशन है वो -92 है। बराबर है। इसलिए रिजल्टेंट रोटेशन नेगेटिव आएगा। मतलब मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज क्या करेगा, लिहो नेचर दिखाएगा। मतलब डेक्स्ट्रो कंपाउंड सुक्रोज से हमें लिहो मिक्सचर मिल रहा है और इसलिए रोटेशन ही बदल रहा है। तो इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं इन्वर्शन ऑफ केन शुगर। तो इन्वर्शन ऑफ केन शुगर यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, वो भी किसका एग्जांपल है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर का। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये भी किसका एग्जांपल है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। और इनके लिए रेट लॉ कैसे होगा, तो रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर के जैसा है, तो फिर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक्स यहां पे यूज कर सकते हैं। तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, तो उसका रेट लॉ क्या होगा, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log टू द बेस 10 A0 अपॉन AT। तो यही इक्वेशन को ये सैटिस्फाई करेंगे। दो दे आर सुडो फर्स्ट ऑर्डर बट दे एक्झॅक्टली फॉलो फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक्स, आणि म्हणून मग ते फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक्सचा फॉर्म्युला सुद्धा सॅटिस्फाय करतील। तो ऍसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के लिए भी यही फॉर्मूला है, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, इन्वर्शन ऑफ केन शुगर के लिए भी क्या है, यही फॉर्मूला है। अब गलती से मैंने यहाँ पे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बोला था। जब मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस करता हूं तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का इस्तेमाल करता हूं, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर मतलब बेस के प्रेजेंस में मैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करता हूं, तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगी, ये क्या होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज द एग्जांपल ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये था बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स हमने देखे। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फिन इन प्रेजेंस ऑफ टंगस्टन, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, या फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम अंडर हाई प्रेशर। ये एग्जांपल क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। तो ऐसे जीरो ऑर्डर के हमने एग्जांपल देखे, और फिर बाद में नेक्स्ट टॉपिक शुरू किया था सूडो ऑर्डर रिएक्शन, और उसमें हमें एक ही एग्जांपल दिया है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो जब भी कभी हम वन और मोर रिएक्टेंट को लार्ज एक्सेस में लेते हैं तो उनका कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिकली कांस्टेंट बन जाता है, और उसकी वजह से रेट लॉ ही बदल जाता है। रेट लॉ बदलेगा, रेट लॉ में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को जो डिसअपियर होंगे तो फिर उसकी ऑर्डर भी बदलेगी, और ऐसे रिएक्शन को फिर हम क्या कहते हैं, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। उसमें से हमने सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख लिया है। बराबर है। अब हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो गया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो गया, लेकिन कभी कभी किसी किताब में सेकंड थर्ड ऑर्डर के लिए भी वो रेट लॉ पूछते हैं।
वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल भी सवाल नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी पूछते हैं कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इंटीग्रेटेड रेट लॉ, थर्ड ऑर्डर के लिए कौन सा इंटीग्रेटेड रेट लॉ करेक्ट है, ऐसा पूछा जाएगा। तो आप एक ऑब्जर्वेशन बेसिस पे जनरल फार्मूला लिख सकते हो। समझो, अब ये जो मैं फार्मूला बता रहा हूं ये वो रिएक्शंस के लिए जिनकी ऑर्डर या तो 2 है या 2 से फिर ज्यादा है। द रिएक्शन हैविंग ऑर्डर 2 और ग्रेटर देन 2, उनके लिए हम एक जनरलाइज इक्वेशन ध्यान में रखेंगे, मतलब आपको किसी भी ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ तुरंत लिखते आएगा। तो पहले ऑब्जर्वेशन बेसिस पर हम देख लेते हैं। तो इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2 देन k इज इक्वल टू क्या पाया जाता है, तो k इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, तो जब इफ n इज इक्वल टू 2 ऑर्डर को होगा तो फिर हमें क्या मिलेगा, तो k इज इक्वल टू 1/t 1/a/t माइनस 1/a0 बराबर है। तो k इक्वल टू क्या मिला, 1/t इन ब्रैकेट 1/a/t माइनस 1/a0। अगर ऑर्डर 3 होती तो हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या मिलता, 1/2t इन ब्रैकेट 1/a/t² माइनस 1/a0²। अगर n इज इक्वल टू 4 होता, n इक्वल टू 4 के लिए k का फॉर्मूला क्या मिलता, 1/3t इन ब्रैकेट 1/a/t³ माइनस 1/a0²। तो देखो जितनी ऑर्डर है उससे एक कम यहाँ पे नंबर है, और पावर भी कितने, 3 से 1 से कम है। यहाँ पे जब ऑर्डर 4 होगी तो यहाँ पे नंबर कितना आएगा, 4-1, पावर भी कितनी होगी, 4-1। तो इसलिए एनी nth ऑर्डर रिएक्शन आप इक्वेशन कैसे लिख सकते हो, nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप इक्वेशन लिख सकते हो k इज इक्वल टू 1/n-1t इन ब्रैकेट 1/a/t⁻n-1 माइनस a0⁻n-1। तो इस तरह से हमें इन जनरल रेट लॉ क्या करते आएगा, ध्यान में रखते आएगा। तो आप किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए तुरंत क्या कर सकते हैं, अब रेट लॉ लिख सकते हो। समझो आपको पूछा गया कि फॉर 10th ऑर्डर रिएक्शन व्हाट इज द रेट लॉ। अब 10th ऑर्डर रिएक्शन होगी कि नहीं होगी ये तो सवाल ही पैदा होता है, क्योंकि हायर ऑर्डर रिएक्शन रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, लेकिन सवाल पूछने के लिए कुछ भी पूछते हैं। और उन्होंने पूछा कि 10th ऑर्डर के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंटीग्रेटेड रेट लॉ, तो आप क्या लिखेंगे, k इज इक्वल टू 1/90 इन ब्रैकेट 1/a/t⁻9 माइनस 1/a0²। तो ऐसा तुरंत क्या कर सकते हैं आप, रेट लॉ देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जनरलाइज इक्वेशन ध्यान में रख सकते हैं किसके लिए, nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब ये जो आपने इक्वेशन जनरलाइज स्टेटमेंट लिखा है, इधर देखिए थोड़ा सा, ये जो आपने nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए जनरलाइज स्टेटमेंट लिखा है, इसमें सिर्फ लिमिटेशन ये है कि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा फॉर एनी ऑर्डर रिएक्शन वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये फंडा एप्लीकेबल होगा, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, t इज अ टाइम, it is the concentration of reactant left after time t and a0 हमेशा की तरह क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये अगर आप फार्मूला ध्यान में रखते हो तो आपको इक्वेशन पहचानने के लिए आया तो आप तुरंत क्या कर सकते हो, इक्वेशन पहचान सकते हो। जैसे कि 5th ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होगा, तो आप 5th ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ तुरंत बता सकते हो, 1/5-1 दैट इज 4t इन ब्रैकेट 1/a/t⁻n-1 दैट इज 5-1 4 माइनस 1/a0² आएगा। n-1 की वैल्यू कितने आएंगी, 4। अब हमने ऑलरेडी एक इक्वेशन देखा है, t½ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a⁻n-1। तो t½ का जो फॉर्मूला है हमने ऑलरेडी देख लिया है, t½ फॉर एनी nth ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द a⁻n-1। तो देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कभी कुछ किताबों में ऐसा भी दिया हुआ है, t½ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a⁻n। तो कुछ बच्चे ये 1-n और n-1 में कंफ्यूज होते हैं, एक्चुअली दोनों सेम ही है, लेकिन आपको याद रखना है t½ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a⁻n-1। इन दोनों में से कोई तो भी एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखो, मतलब कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत, मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आपको t½ का एक फॉर्मूला दिया है फॉर एनी nth ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए, तो वो है t½ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a⁻n-1।
बराबर है। अब हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बदलेंगे तो टी हाफ की वैल्यू भी बदलेगी। सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एकलौती एक रिएक्शन ऐसी है जिसमें टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं है, बाकी सारे रिएक्शन का टी हाफ क्या है, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट है। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पे वो इनवर्सली डिपेंडेंट है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो इनवर्सली डिपेंडेंट है ऑन स्क्वायर ऑफ रिएक्शन। आप यहाँ पे यानी कि वैल्यू अलग अलग रख के देख सकते हैं, ऑलरेडी हमने ये टॉपिक देख लिया है, बराबर है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1 माइनस एन, बराबर है। अब जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A1 होगा तो टी हाफ कितना होगा, समझो T1 होगा। तो मैंने टी हाफ को T1 ऐसा दे दिया क्योंकि टी हाफ 1 लिखो तो बहुत डिफिकल्ट जाता है। तो जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A1 होगा तो ये है भाई, यहीं पे लिखते हैं ना अच्छे से, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड टी हाफ की वैल्यू। जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A1 होगा तो टी हाफ की वैल्यू कितनी होगी, T1। जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A2 होगा तो टी हाफ की वैल्यू कितनी होगी, T2। समझो हमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसमें एक कॉन्सेंट्रेशन के लिए टी हाफ बताया गया है और दूसरे कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी टी हाफ बताया गया है, और पूछा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन, ऐसा पूछा है, बराबर है। मतलब पहले कंडीशन में A1 दिया है, उसके लिए T1 दिया है, फिर कॉन्सेंट्रेशन बदल के दिया है तो टी हाफ कितना बदला ए भी बताया है, तो A1 भी नोन है, A2 भी नोन है, T1 T2 भी नोन है। अब हमें मालूम है T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1 माइनस एन एंड T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1 माइनस एन, बराबर है। यहाँ पे A1 होगा और यहाँ पे A2 होगा, मैं ऐसा लिखता हूँ इसे ए टू द पावर 1 माइनस एन, और ये ऐसा लिखता हूँ A1 टू द पावर 1 माइनस एन। अब रिएक्शन एक ही है, टेम्परेचर भी सेम है, सिर्फ हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बदला है, तो फिर ऑर्डर एन निकालने के लिए बोला है। तो देखो यहाँ पे T1 नोन है, T2 नोन है, A1 नोन है, A2 नोन है, तो हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, इन दो इक्वेशन का रेशो लेना पड़ेगा। इन दो इक्वेशन का अगर मैं रेशो लूंगा तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू क्या करे, A1 अपॉन A2 टू द पावर 1 माइनस एन। अब यहाँ पे मैं T1 की वैल्यू रखूंगा, T2 की वैल्यू रखूंगा, A1 की वैल्यू रखूंगा, A2 की वैल्यू रखूंगा, और फिर सब वैल्यू रख के मुझे क्या मिलेगा, n का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये भी फार्मूला आप बच्चों कहीं तो भी लिख के रखो। फॉर एनी nth ऑर्डर रिएक्शन, अगर आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है अलग अलग और उनके अलग अलग टी हाफ भी दिए हुए हैं और ऑर्डर पूछा है, तो आप ऑर्डर इनसे बता सकते हो। तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 टू द पावर 1 माइनस एन। चारों वैल्यूज मालूम है, वैल्यूज रखो, कैलकुलेट करो और फिर n की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये भी एक फार्मूला आपको याद रखना है। तो क्या रखोगे यार, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 होल टू द पावर 1 माइनस एन, होल टू द पावर 1 माइनस एन। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए टी हाफ से शॉर्टकट टेक्निक है ये। तो इस तरह के कुछ हम शॉर्टकट टेक्निक्स देख सकते हैं, फार्मूले देख सकते हैं। अब ऑर्डर निकालने के लिए हमने टी हाफ से ऑर्डर कैसे निकाली जाती है वो देख लिया। अब ऑर्डर निकालने के लिए अलग अलग भी कुछ मेथड्स हैं। एक है आइसोलेशन मेथड, एक है मेथड ऑफ इनिशियल रेट और एक है ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ये टॉपिक बच्चों हम कल ही ले लेंगे, बराबर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेते हैं। आज यहीं पे रुकते हैं, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।